हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय एजुकेशन में। आज हम जो है जीके जीएस मस्ती व जगदेव सर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया न्यू बुक जो है प्रैक्टिस सेट जो है मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दास्ता के लिए जो निकाला गया है जगदेव सर के द्वारा, ठीक ना। आज इसी क्वेश्चन का जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें जो है कुल प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है, कुल 16 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आप तो इसे चिनते ही होंगे, जानते ही होंगे। जगदेव सर जमुई के रहने वाले हैं, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन और डिस्कशन करवाता है। आज इसी तरह जो है हम भी आप सभी को जो है डिस्कशन के माध्यम से क्वेश्चन आंसर लगवाएंगे, ठीक ना दोस्तों। आप लोग जो है अंतिम तक बने रहिएगा इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आज लगाएंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बता दें कि आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर जो है साथ बैठिएगा और क्वेश्चन आंसर लगाइएगा, ठीक ना। और लास्ट में जो है आपका कितना स्कोर आया है आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। मेहरगढ़ जो है कहाँ में स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, यह बात सही है। और मेहरगढ़ में ही पहली बार जो है खेती का साक्ष्य मिला था, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर जो खेती हुआ था वो सर्वप्रथम जो है जौ का हुआ था, जौ का, ठीक ना। उसके बाद जो है गेहूं का हुआ था, गेहूं का, ठीक ना दोस्तों। और कोल्डिवा जो है यूपी में है, जो कि सबसे प्रथम जो है यहाँ पर जो है चावल का साक्ष्य मिला था खेती का, ठीक ना। चावल का साक्ष्य मिला था, जो कि ये सबसे पुरातन था। और अभी नवीन डाटा के अनुसार जो है यूपी के लोहरा देव में जो है चावल का नवीनतम साक्ष्य सबसे प्राचीनतम मिला है, ठीक ना। यानी कि लोहरा देव से भी जो है ना, मतलब कोल्डिवा से भी जो है ना चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वह लोहरा देव से मिला है, ठीक ना दोस्तों। और चिरांद बिहार में स्थित है। बिहार में चिरांद स्थित है, बिहार के सारण में स्थित है, ठीक ना। और उसके बाद गुप्त कराल जो है यह है जम्मू कश्मीर में, ठीक ना दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कथन जो दिया है, कथन ए में दिया गया है नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। तो यह बात सही है। नवपाषाण काल के लोग जो थे वो जो थे कपड़ा बुनने लगे थे, यह बात सही है। और कारण आर कह रहा है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। आपको बताना है कि नवपाषाण काल में जो है कपास उपजाया जाने लगा था, तो ये बात भी सही है। अर्थात जो है इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर जो है दोनों सही है, ठीक ना। आर जो है ए का पुष्टि कर रहा है, क्योंकि पहले कपास वहाँ पर था नवपाषाण काल में, तभी तो कपड़ा मतलब बुनने लगा था, तो ये बात सही है, ठीक ना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अंतिम तक बने रहिएगा और आपसे निवेदन है फ्रेंड्स कि आप जो है माय यूट्यूब चैनल जो है जीके स्टडी बाय एजुकेशन को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरा जो है वीडियो जब भी आए आपको तक जो है तो सबसे पहले जो है पहुंच जाए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ठीक है ना, आपको बताना है कि हड़प्पा पुरास्थल जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक, तो ये जो होगा इसका सही उत्तर जो होगा पंजाब के पाकिस्तान प्रांत में हड़प्पा स्थित है। बता दें कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, रावी नदी के जो है तट पर स्थित है, पंजाब के प्रांत, पाकिस्तान वाला पंजाब में। ठीक ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है कि धर्मपाल को जो है ध्रुव राष्ट्रकूट ने पराजित किया, तो ये बात सही है। ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का शासक था और ये जो है धर्मपाल जो है पाल वंश का शासक था। ठीक ना, तो इसे हरा दिया था, ये बात सही है। और 2 नंबर का रहा है कि ध्रुव जो है प्रतिहारों को भी पराजित कर दिया था, तो ये बात भी सही है कि ध्रुव ने प्रतिहार शासक जो था वत्स राज्य जो था प्रतिहार वंश के शासक था, उसे भी पराजित किया था। और ये सभी जो है ये जो युद्ध लड़े थे वे त्रिपक्षीय युद्ध में लड़े गए थे। ठीक ना, जो कि कन्नौज के विजय के लिए जो है लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक ना दोस्तों, कन्नौज के युद्ध जो है यानी कि त्रिपक्षीय युद्ध जो लड़ा गया था, इसमें जो है अंतिम रूप से जो विजयी हुआ था वो हुआ था गुर्जर प्रतिहार। ठीक ना दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार हुआ था। ठीक, गुर्जर प्रतिहार हुआ था। ठीक ना दोस्तों, आप लोग सुनिएगा ज़रूर बात को ध्यान से। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन करा है कि गांधी जी ने 1932 ईस्वी में जो है उपवास प्रधान त्याग किस लिए किया था। आपको बताना है कि गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास अनशन क्यों किया था। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है लाए गए सांप्रदायिक अधिनियम के कारण, अर्थात सांप्रदायिक जो अधिनियम आया था, ठीक है ना, उसके इसी के खिलाफ जो है गांधी जी ने 1932 ईस्वी में, बता दें कि 24 सितंबर था। ठीक है ना, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो है पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है ना, पूना पैक्ट। और गांधी जो है ये इसे रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। ये सांप्रदायिक पंचांग जो लाया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक ना, और ये जो दिया था इसमें कहा गया था कि दलित जो है दलित को भी जो है पृथक निर्वाचन का जो है अधिकार देने लगा था। तो भीमराव अम्बेडकर जो है इससे मांग किया था, लेकिन गांधी जी इससे खफा थे, इसीलिए जो है ना दोस्तों अनशन पर बैठ गए थे हम गांधी जी पूना के यरबदा जेल में। ठीक ना, पूना का जो है ना यरबदा जेल में बैठा था। ठीक ना, और यहाँ पर ही पूना पैक्ट हुआ था। ठीक ना, यहीं पर गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। ठीक ना, 24 सितंबर को हुआ था 1932 में पूना पैक्ट। ठीक ना दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको मिलाना है। ठीक ना, फकीर विद्रोह कहाँ में हुआ था, आपको बताना है। फकीर विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, ये सही बात है। ठीक ना, बंगाल में हुआ था फकीर। और कूका आंदोलन जो हुआ था वो केरल में, मतलब पंजाब में हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। और मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। और खांसी विद्रोह जो हुआ था वो असम में हुआ था। ठीक ना दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा आप बना लीजिए, एक का एक होगा, फिर जो है बी का 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि
जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। आपको बताना है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ठीक ना। क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रीय विद्रोह से जो है कम नहीं है, विपत्ति से कम नहीं है। ये किस आंदोलन के खिलाफ कहा था सुभाष चंद्र बोस ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन जब वापस लिया था 1922 ईस्वी में 12 फरवरी को, ठीक ना। 12 फरवरी 1922 को लिया था। 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। क्यों लिया था? तो 5 फरवरी को जो है ना 5 फरवरी को जो है ना 5 फरवरी को 1922 ईस्वी में यूपी के जो था ना, यूपी के गोरखपुर के जो है चौरा चौरी में जो है 22 पुलिस कर्मियों को जो है जिंदा जला दिया था आंदोलनकारियों ने। इसी वजह से गांधी जी खफा होकर जो है असहयोग आंदोलन को जो है ना वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? आपको बताना है कि जो है किस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को जो है अलग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना दोस्तों। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक ना। इस समय जो थे 1853 में लॉर्ड डलहौजी जो थे गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक ना। डलहौजी थे 1853 ईस्वी में, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया है? आपको बताना है कि जब असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में 1920 से 22 तक चल रहा था, तो उस समय जो है दी मदरलैंड नामक अखबार किसने चलाया था, यानी कि प्रकाशित किया था? आपको आंसर में बताना है फ्रेंड्स, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मजरुल हक होगा, मोहम्मद मजरुल हक होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। बता दें कि ये जो है बिहार में जो है ना होम रूलिंग आंदोलन जो हुआ था उसका अध्यक्ष भी रह चुका है, ठीक ना। ठीक ना दोस्तों। चलिए अगला को और बता दें कि इस सच्चिदानंद सिन्हा जो है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है आधुनिक 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 बिहार का जो है आधुनिक बिहार का जो है ना निर्माता कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, ठीक ना दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और भारतीय संविधान का जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी रहा था, ठीक ना। और भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, यह भी बिहार के ही थे, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है बिहार में जो है होम रूल लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। 1916 को तो सब जानते होंगे, लेकिन इसमें डेट दिया गया है, डेट जो था सही, इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 16 दिसंबर 1916 को इसका स्थापना हुआ था बिहार में, ठीक ना। और और भारत में जो है महाराष्ट्र में जो है बाल गंगाधर तिलक चलाए थे होम रूलिंग आंदोलन। और मद्रास में जो है एनी बेसेंट चलाए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? आपको बताना है कि विश्व का जो है सबसे प्राचीन जो होता है सभ्यता जो है उसे किसे कहते हैं, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। और इससे संबंधित जो है
हम्मुराबी संहिता भी जो है सभ्यता भी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही संबंधित है। बता दें कि दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है विश्व की प्रथम जो है ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है, ठीक ना, ग्रामीण सभ्यता है, ठीक ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक ना दोस्तों। और बता दें कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता जो है, यानी सिंधु सभ्यता जो है वह है जो है प्रथम नगरीय नगरीय सभ्यता है, अर्थात शहरीय सभ्यता है विश्व की प्रथम, ठीक ना दोस्तों। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है नील नदी के जो है किनारे फली फली है, ठीक ना, फली फली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है। अभी तुरंत बताएं दोस्तों, इसका सही उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक ना दोस्तों। सही उत्तर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है हम्मुराबी संहिता, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या है, अर्थात अजंता गुफाओं से संबंधित कौन सा धर्म है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बता दें कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर जो होगा वो जो है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में जो है कुल जो है गुफा जो है द्वार जो है 29 गो है, ठीक ना दोस्तों, 29 गो है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा गुफाएं किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि एलोरा की गुफा जो है किस व्यवस्था से सोचा है संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीनों धर्मों से संबंधित है। तीनों धर्मों से अर्थात बौद्ध से भी है, जैन से भी है और हिंदू से भी है। तीनों धर्मों से जो है संबंधित है एलोरा की गुफाएं, ठीक ना। इसमें जो है कुल गुफाएं जो है, इसमें जो है कुल गुफाएं जो है 34 गुफाएं हैं, ठीक ना। बता दें कि 1 से लेकर जो है 1 से लेकर 12 तक बौद्ध है और 12 से अर्थात 13 से लेकर जो है 24 तक जो है जैन है और जो है 25 से लेकर जो है 34 तक जो है वो हिंदू है, ठीक ना गुफा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में जो है पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक ना। एग्जाम में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना दोस्तों। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना दोस्तों, 243 के, ठीक ना दोस्तों, का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कार्य कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपको बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों तक का होता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बता दें कि 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 वर्ष या नहीं तो 65 वर्ष की आयु का जो भी पहले पूरा हो जाए, ठीक ना दोस्तों। और बता दें कि कैग का भी सी ए जी अर्थात कैग कि इसकी जो है इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 148 में है, ठीक ना दोस्तों। इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में कैग की चर्चा, और इसके जो होते हैं अध्यक्ष जो होते हैं जिसकी नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना, उसका भी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर जाए वो होता है, ठीक ना दोस्तों, ठीक ना दोस्तों। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश भी होता है उसका भी कार्यकाल जो होता है वो जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर जाए, ठीक दोस्तों। और बता दें कि 6 वर्ष और 62 वर्ष जो है वो होता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, ठीक ना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है, ठीक ना दोस्तों। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक ना। हाई कोर्ट की चर्चा सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है अनुच्छेद बता दें कि दोस्तों
सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 124 में है, ठीक ना दोस्तों। और हाई कोर्ट की चर्चा जो है अनुच्छेद 214 में है, याद रखिएगा, ठीक ना। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी से क्वेश्चन, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद उद मतलब जो बोल रहा है उद्घोषणा, यानी कि उद्घोषणा जो है संपूर्ण भारत में या उसके उसके किसी भाग में की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 17 का सही उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक ना। और ये प्रावधान जो किया गया था पीएम मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। और पहली बार जो इसमें जो है अनुच्छेद 352 में ही जो है पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था। और कहा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने से पहले जो है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर जो है किया जाएगा, ठीक ना। और एकमात्र अनुच्छेद 352 है जिसमें मंत्रिमंडल का चर्चा है, ठीक ना दोस्तों। और बता दें कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है दिल्ली को जो है ना राष्ट्रीय राजधानी जो है घोषित किया था, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। प्राक्कलन समिति जो है किस के सदस्य से जो है बता दें कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। बता दें कि अस्थाई जो होते हैं समिति 3 वो हैं, लोक लेखा समिति है और प्राक्कलन समिति है और सरकारी सरकारी समिति है, सरकारी लोक उपक्रम है, ठीक ना। इसे लोक उपक्रम कहते हैं। बता दें कि इसमें जो है टोटल जो होता है 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो है लोकसभा से ही आते हैं, ठीक ना। और इसके इसके जो होते हैं अध्यक्ष जो होते हैं सत्ता दल के नेता होते हैं, ठीक ना। और लोक लेखा, अब बता दें कि लोक लेखा समिति जो है लोक लेखा समिति जो है लोक लेखा समिति जो है इसका जो अध्यक्ष जो होता है इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्षी दल के नेता होता है, ठीक ना। और इसका कार्यकाल जो होता है तीनों का कार्यकाल जो होता है सदस्य का वो 1 वर्ष का होता है, ठीक ना, 1 वर्ष का होता है। और बता दें कि लोक लेखा समिति जो है के द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसका जो है जांच करते हैं लोक लेखा समिति, ठीक ना। और सबसे पुराना जो है समिति वो लोक लेखा समिति ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। आपको बताना है कि बिहार के मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 जनवरी 2000 को हुआ था, ठीक ना। अभी जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है आर सुब्र कुछ कहता है राजा सुब्रमण्यम है, ठीक ना, राजा सुब्रमण्यम है, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है तो बना नहीं पाते हैं बहुत सारे छात्र, ठीक ना दोस्तों। तो आपको जो है ध्यान से बनाना है और जान लीजिए इसका आंसर क्या होगा, हम बता देते हैं। पहले जो हुआ था वो हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु, ठीक ना। उसके बाद जो है हुआ था फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक ना, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। और जो है निर्विरोध रूप से जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाला था नीलम संजीव रेड्डी, ठीक ना, नीलम संजीव रेड्डी था। और बीबी गिरी जो है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन पद से इस्तीफा मतलब मृत्यु हो गया था
तो उप मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है बीबी गिरी ही कार्य कर रहे थे। लेकिन जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गया था, तो इसके इसके स्थान पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है बीडी जती ही काम कर रहे थे। ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है पॉलिटी का ये। ठीक ना। क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 327 इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर जो होगा 327। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। आपको बताना है कि तारों के मध्य की दूरी का ज्ञात जो है किस इकाई से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। बता दें कि प्रकाश वर्ष का जो है प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। ठीक ना, दूरी की इकाई है। और बता दें कि दूरी की जो है सबसे बड़ा इकाई जो है, दूरी की जो है सबसे बड़ा इकाई जो है पारसेक है। पारसेक है। ठीक ना दोस्तों। बता दें कि एक अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित युग्मों को जो है आपको सम्मिलित कौन नहीं है, आपको बताना है। तो एम करा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो यह सही बात है, बृहस्पति ही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है, तो ये भी सही है, सबसे छोटा ग्रह बुध ही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सौरमंडल का सर्वाधिक चमकदार जो है कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है, तो ये भी सही है। आप ये भी सही है एकदम। ठीक ना। इसका सही उत्तर जो होगा अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना दोस्तों। सौरमंडल का मंद गति से जो है गति करने वाला ग्रह जो है मंगल है, तो नहीं, वरुण है। ठीक ना दोस्तों, वरुण है, जो कि सबसे मंद रूप से जो है अपना गति करता है। बता दें कि शुक्र को जो है पृथ्वी का बहिन, भगनी, ठीक ना कहते हैं, और जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक ना। शाम का तारा, सूर्य का शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक ना। भोर का भी तारा कहते हैं शुक्र को। ठीक ना। और यह एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने अक्ष पर जो है परिक्रमा, सूर्य के परिक्रमा से ज़्यादा दिन तक घूरता है। ठीक ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और इसी का जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनामिड्स है। ठीक ना दोस्तों। और पृथ्वी का भाई जो है किसे कहते हैं, तो ये आपको बता दें कि पृथ्वी का भाई जो है मंगल को कहते हैं। ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है जनसंख्या जो है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ये बात भी सही है। ठीक ना। ऐसे तो है 17.5%। ठीक ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए हम जाएंगे वैसी पर। ठीक ना। 18% नहीं जाएंगे क्योंकि वह ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिए। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। आपको बताना है कि जो है ना बांग्लादेश से भारत की सीमा जो है कौन कौन राज्य नहीं लगाता है। ठीक ना। इसका सही उत्तर जो है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर जो है एकदम पूरा म्यांमार के इधर सटा हुआ है। ठीक ना। मिजोरम लगाता है नीचे से, बीच से जो है त्रिपुरा भी लगाता है, मेघालय ऊपर से भी लगाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन करा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम में आपको सजाना है। ठीक ना। आरोही क्रम में बताना है आपको, आरोही क्रम में बताना है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में बताना है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ठीक ना। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लगाता है 40-96 किलोमीटर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। आपको जो है पूरब से जो है पश्चिम बताना है, ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कंचनजंगा है पहले सिक्किम इधर, उसके बाद एवरेस्ट है, ठीक ना, उसके बाद अन्नपूर्णा है, उसके बाद जो है धौलागिरी है, ठीक ना। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक ना। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो कि आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है जून में, 14 जून को और 17 जून को, उसी को ध्यान में देखते हुए जगदेव सर जो है निकाला है प्रैक्टिस सेट, ठीक ना। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 लगा रहे हैं, ठीक ना। अंतिम तक बने रहिएगा और अंतिम में जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, जिससे पता चल सके कि आपका कितना कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक ना, आपका तैयारी कैसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कौन अक्साई चीन का भाग है। आपको बताना है कि अक्साई चीन का जो है भाग कौन है। तो लद्दाख पठार जो है अक्साई चीन का भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है कथन दिया गया है, आपको बताना है कौन सही है, ठीक ना। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो गलत, 5 राज्यों में नहीं बल्कि 11 राज्यों में फैला हुआ है और 2 गो केंद्र शासित में, ठीक ना। दूसरा कह रहा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी गलत है, ठीक ना। 5 नहीं 6 राज्य में फैला हुआ है। गुजरात, ठीक ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी केवल 3 ही जो है सही होगा। पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील झील केवल 2 राज्यों में सीमित है, तो सही बात है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 80% है और तमिलनाडु में जो है 20% है, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर आप लोग दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, लोहत्से। लोहत्से जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी बोल रहा है, ठीक ना, अर्थात 2 और 1 सही होगा, ठीक ना। नीचे दिया गया है कूट में, इसका आंसर जो होगा 1 2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक ना, केवल 1 और 2 ही सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। आपको बताना है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा अनाईमुडी। अनाईमुडी की जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 26, 95 या 96 है, ठीक ना, 96 है, ठीक ना दोस्तों। और महेंद्रगिरी जो है दक्षिण मतलब पूर्वी जो है पूर्वी घाट का जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो जो है महेंद्रगिरी है, जो कि 501 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है कौन। नर्मदा और ताप्ती के मध्य में जो है सतपुरा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक ना। तो क्या 1 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है। तो ये बात जो है अगला क्वेश्चन में देखते हैं और क्वेश्चन और क्या क्या दिया गया है, ठीक ना। तो वो बात सही है। और क्वेश्चन जो है मतलब ऑप्शन ऑप्शन जो है इसमें जो है 2 का रहा है, अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित है। केवल धन से संबंधित नहीं है, ये गलत है। अर्थशास्त्र जो है मानव व्यवहार और विकल्पों का
भी अध्ययन करता है, तो ये बात भी सही है। अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 3 सही होगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मांग का नियम जो है, मांग का नियम आपको बताना है किससे संबंध को जो है दर्शाता है, किसके संबंध को दर्शाता है मांग का नियम, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, ठीक ना। मांग और कीमत में जो विपरीत संबंध होता है मांग के नियम में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सा कारक जो है मांग को प्रभावित करता है, ठीक ना। कौन सा ऐसा वस्तु है जो कि मांग को भी प्रभावित करता है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की ऊंचाई नहीं करता है, ठीक ना। ऊंचाई पर क्या निर्भर करेगा, कुछ भी निर्भर नहीं करता है, व्यक्ति की कितनी ऊंचाई रहे या ना रहे, मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपूर्ति का नियम क्या बताता है, आपको बताना है कि आपूर्ति का नियम जो है क्या बताता है। कीमत बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 37 आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर मूल्य समतुल्य मूल्य क्या है, आपको बताना है समतुल्य मूल्य जो है क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर जो होगा, जहां मांग और आपूर्ति बराबर हो जाए वह संतुल्य मूल्य कहलाता है, ठीक ना। मांग भी बराबर हो जाए और आपूर्ति भी बराबर हो जाए, उसे ही समतुल्य मूल्य कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। तो कर जो है इसमें शामिल नहीं, पूंजी, श्रम और भूमि और एक था उद्यमी, ठीक ना। उद्यमी शामिल है, कर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 38 का डी होगा ऑप्शन नंबर सही, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है कि मानव पूंजी निर्माण से जो है क्या अभिप्राय है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना, ठीक ना। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना ही मानव पूंजी निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या जा रहा है दोस्तों, दिख रहा है दोस्त फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि कथन दिया गया है, ठीक ना। आप कारण और कथन, तो का कथन पर पहले पढ़ते हैं, ठीक ना दोस्तों। कह रहा है कि कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक होता है, ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक होता है। तो ये बात जो है एकदम बिल्कुल जो है सही है, ठीक है ना। कारण देखते हैं, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है। स्लाइडिंग घर्षण से जो है मतलब कह रहा है कि जो है रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है, तो गलत बात। रोलिंग घर्षण कम लेता है, तुरंत मतलब घुरक जाता है, ठीक ना। स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है लेकिन कारण जो है गलत है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी प्रवृत्ति प्रभावित होंगे, अर्थात कौन सा जो है बदल जाता है या नहीं बदलता है। तो कौन सा बदल जाता है इसमें पूछ रहा है, ठीक ना। परिवर्तीय प्रभावित होते हैं, अर्थात कौन बदलता है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर जो होगा, आपको बता दें कि पहले नंबर आवृत्ति जो है बदलता नहीं है, ठीक ना। जिसमें जिसमें आवृत्ति होगा वो तो पहले नंबर होगा ही नहीं, ठीक। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक ना। केवल तरंगदैर्घ्य और वेग ही बदलता है इसमें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। वसा को मापने के लिए यानी कि
बटर को मापने के लिए, तो इसका सही होगा ब्यूटीरोमीटर, ठीक ना, बिट्रोमीटर होगा, ठीक ना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से स्वयं में से होकर गुजरने देते हैं कुचालक कहलाता है। नहीं। क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान की परास जो है 32 और 42 तक होता है। नहीं, ये भी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें जो है सुमेलित कौन सा जो है नहीं है, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध नहीं होगा, ठीक ना। ये विद्युत धारा को जो है सिर्फ जो है धारा को जो है बताता है, ठीक ना। और विद्युत धारा को मापता है एमीटर, वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, और पोटेशियोमीटर जो है विद्युत वाहक बल को माप रहा है, ठीक ना। प्रतिरोध इसका एसआई मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का जो है ओम होता है एसआई मात्रक, ठीक ना। ये सिर्फ जो है गैल्वेनोमीटर जो है धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। मतलब एक अधिक सीमा इतना बढ़ जाता है कि जिसे अब घोला ही नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन का यही मतलब बता रहा है, ठीक ना। आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संतृप्त विलयन कहलाता है, जो कि पूरी तरह से संतृप्त हो चुके हैं लेकिन फिर भी उसमें घोल रहा है, नहीं घुलेगा, ठीक नहीं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि यदि अगर आपको बताना है कि दो परमाणुओं का जो है, दो परमाणुओं का समस्थानिक कहा जाता है कैसे, तो उनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न हो, तो ये बात सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील और न्यूनतम क्रियाशील वाला जो है कौन है। इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पोटेशियम और सोना। पोटेशियम सबसे अधिक होता है, गोल्ड सबसे कम होता है, गोल्ड से भी कम ऐसे होता है प्लेटिनम, लेकिन प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं है तो गोल्ड ही मारेंगे, ठीक ना। सबसे ऊपर में होता है पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद ठीक ना एल्युमिनियम होता है, उसके बाद लोहा होता है, ऐसे करके जो है पूरा लास्ट तक जाता है, ठीक ना। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि क्या होता है। तो अगर जो लिथियम से सीजियम अर्थात ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका जो है बढ़ेगा मान, ठीक ना, घनत्व जो है बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है यदि निम्नलिखित में से कौन सा नियम होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का जो है सही उत्तर होगा गैलुसेक का नियम होगा, ठीक ना, इसका सही उत्तर होगा। बता दें कि इसको याद करने का सही ट्रिक है, ठीक ना, क्या है तो बता दें। इसका जो है सही होगा होगा BCG, ठीक ना, अर्थात टी टी होगा यानी कि तापमान होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा, ठीक ना, और यहाँ पर जो होगा क्या होगा, इसे क्या कहते हैं,
भी, ठीक ना, भी होगा, VVT, VVT। सही उत्तर जो होगा, ठीक ना, ये होगा गलुसेक, ठीक। स्थिर अर्थात वॉल्यूम माने आयतन, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50 जो है क्या कर रहा है देखिए। सत्य को खोजना है, ठीक ना। जीव केवल लैंगिक जनन करते हैं, जीव जो है केवल लैंगिक जनन नहीं करते हैं, ये गलत है। जीव केवल अलैंगिक जनन करते हैं, तो ये भी गलत है। जीव लैंगिक और लैंगिक दोनों प्रजनन करते हैं, सही बात है। जीवों के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी होता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार के पोषण विधि पाई जाती है, ठीक ना दोस्तों। आपको बताना है कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की जो है पोषण विधि जो है पाई जाती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर होगा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है, दोनों होता है। जैसे में युगलीना ले लीजिए, युगलीना, युगलीना जो है ये इसी के अंतर्गत आता है, ठीक ना, युगलीना हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 जो है क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है कि माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक ना। माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, ठीक ना, 4। इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, तो नहीं, इसे प्रोटिस्टा नहीं, ठीक ना, इसे प्रोटिस्टा मोनेरा जगत में रखा गया है, मोनेरा जगत में, ठीक ना दोस्तों, मोनेरा जगत में इसे रखा गया है। ये भी जो है एक कोशिकीय ही होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक ना। और 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 जो होता है मतलब प्रोकैरियोटिक वाला जीव होते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 53, पक्षमाभि यानी कि सिलिया प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो है सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी। इनमें जो है एक गुहा अर्थात नसिका होता है, ठीक ना, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरह खुलती है, अर्थात इसमें एक मुंह होता है, ठीक ना, प्रोटोजोआ में, जो कि पक्षमाभि जो है सिलिया के द्वारा जो है चलता है फिरता है, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है। आपको बताना है कि पादप कोशिका जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, ठीक ना। तो आपको बताना है कि ब्रायोफाइटा, पहले मिलाइए ब्रायोफाइटा को, ठीक ना, पहले मिलाइए ब्रायोफाइटा को, ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना दोस्तों। अब मिला लीजिए, 1 का 2 होगा, ठीक ना, 2 3 1 4, 2 3 1 4 होगा, ठीक ना दोस्तों, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ठीक ना, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है, टेरिडोफाइटा से जो है संबंधित नहीं है। आपको बताना है लीवर वर्ट जो है टेरिडोफाइटा से बल्कि संबंधित नहीं है। लीवर वर्ट जो है ये जो है ये ब्रायोफाइटा से संबंधित है।
ठीक ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको बताना है कैच मेमोरी के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्व पहले जो है किसने किया, सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जो किया था वो हैकल ने किया था, हैकल ने, हैकल। ठीक ना, इसका सही उत्तर होगा हैकल। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अजैविक घटना है? अजैविक घटना है, आपको बताना है कि अजैविक, जैविक नहीं बल्कि अजैविक घटना बताना है आपको। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जल। ठीक ना, जल होगा वह जैविक है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको बताना है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक ना, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? आप सभी को बताना है फ्रेंड्स कि जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता किस ग्रंथ का भाग है? गीता जो है महाभारत ग्रंथ का भाग है। इसका जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन पर विचार करना है। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है 1929 में पारित किया गया था। तो ये बात सही है। ठीक ना, ये बात जो है सही है। ठीक। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये बात भी सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज की मांग किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक ना, सही बात है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ये भी बात सही है, अर्थात इसमें सभी होगा, 1 2 3 सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ये बात सही है, 5 जून को ही मनाया जाता है। ठीक ना दोस्तों, 5 जून को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अगला जो कह रहा है कि तो इसका जो है उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का जिम्मेदारी है। तो ये बात भी सही है। ठीक ना। इसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ था। तो ये बात भी सही है। ठीक ना, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि ओलंपिक खेल प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष में होता है। तो ये बात भी सही है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ था। तो ये बात भी सही है। ठीक ना। कुछ कहता है पहला आधुनिक जो है ओलंपिक एथेंस में आयोजित किया गया था। ये बात भी सही है। एथेंस जो है अभी ग्रीक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है ना दोस्तों, आप सब देख ही रहे होंगे, अंतिम तक बने रहिएगा। और आप जो है आपसे निवेदन है कि माय यूट्यूब चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा जिससे कि हम बना सके प्रैक्टिस सेट आपको जो है पूरा करवाएंगे इसका। ठीक ना फ्रेंड्स, जो कि जगदेव सर के द्वारा निकाला गया है बुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा जो है पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, हम बता दिए थे शुरू में ही कि डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा जो है आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दिया था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जहांगीर ने दिया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसे फिरंगिया संगीत संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जो है जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। बक्सर का जो क्षेत्र था उसका जो है किस नाम से उच्चारण किया था। क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों का। मलद भी और कुरुना भी किया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। ठीक ना। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन जो है कब हुआ था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना। 1986 ईस्वी में। ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन का जो है आपको मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात ए जो है एक से ही होगा, बी जो है बी से ही होगा, सी जो है सी से ही होगा और डी जो है। ठीक ना दोस्तों। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को जो है कौन सा स्थान दिया गया है। खुशहाली में जो है बिहार का स्थान जो है 116वां है। ठीक ना। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। बता दें कि बिहार जो है शांति के मामला में भी जो है 115वां स्थान पर है भारत। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में सही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैलाश सत्यार्थी। ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा कैलाश सत्यार्थी होगा। बचपन बचाओ में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कैलाश सत्यार्थी ही। ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी, मतलब कीमती अर्थात महंगी फ्रेंचाइजी कौन सा है। तो आपको सभी को पता ही होगा कि इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना। बंगलुरु आरसीबी जो है सबसे महंगी है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दोस्त अगला क्वेश्चन बताना है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली थी। ठीक ना। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में 11वें रायसीना डायलोंग का मुख्य अतिथि देश कौन है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर होगा कनाडा।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कनाडा। ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का आवरण किया है, मैस्कॉट का आवरण किया है। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा गति और विकास। ठीक ना, गति और विकास। ठीक ना, प्रगति और विकास इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के आकाश नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाई गई है। आपको बताना है किस कंपनी के द्वारा जो है बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक ना, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपना भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 80 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत रिकी सिंह गिल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 का है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 559 559 नहीं 859। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको बताना है कि पहली 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्कूल में शुरुआत में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। यदि 40 लड़के स्कूल छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां स्कूल में नामांकन लेती है तो अनुपात जो है 8:11 हो जाती है। तो स्कूल में शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, बता देते हैं सिर्फ आंसर 720। आप लोग बना लीजिएगा। ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। ठीक ना, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे पास अंक से 20 अंक अधिक मिलते। तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, 55। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी के कारण जो है एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक गेहूं मिल जाता है। गेहूं की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या थी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.25। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का 3/4 हिस्सा 8% लाभ पर बेचा गया। ठीक ना, और बाकी का 4% नुकसान पर। यदि कुल मिलाकर 600 रुपये का लाभ हुआ तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 12,000। 12,000 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि यदि किसी निश्चित भाषा में KINDLE को NLQAIB के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी भाषा में EXOTIC को किस कोडित में लिखेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 87 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना दोस्तों, HARQF
जेड के रूप में लिखेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि AT बराबर 20 और BAT बराबर 40 है तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT कैट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 60, ठीक ना। 89 नंबर क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 कर रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में कम एंड सी को ना हा सा लिखा जाता है तो नाइस टू सी यू को डा का पा सा लिखा जाता है, तो सी एंड एगन को का ना सा लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में से एगन को किस प्रकार लिखेंगे, एगन को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर डी, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, का लिखेंगे का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, ठीक ना, आधार पर जो है SDFG और कॉमा YJKM से एक निश्चित तरीके से संबंधित है, इसी प्रकार QBZE कॉमा WHE के से संबंधित है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए ITOW निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, OZTC, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लिश में है, ठीक ना। इसमें 5 इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, 5 से 6, ठीक ना। आपको बताना है द बॉय फेल ऑफ द बस एज इट स्टेड स्टार्टेड मूविंग, ठीक ना। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, द बॉय फेल ऑफ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 का जो है सही उत्तर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए विथ होगा। और 94 कह रहा है कि ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 1985, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंस इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस टू द हिंदी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात ईमानदार होना बहुत जरूरी है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लहर जो है किस प्रकार की संज्ञा है, लहर जो है किस प्रकार की संज्ञा है, तो लहर जो है एक जातिवाची संज्ञा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है, जातिवाचक, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही उत्तर होगा वकील, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 98 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर का सही उत्तर होगा चमड़ा, ठीक ना। ठीक 99 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, ठीक ना। माधुर्य जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन इसका है, ठीक ना। आप सभी इसका क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का जो है गुरु जो है शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, गुरु को क्या कहते हैं बहुवचन में, गुरुजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 लगाए हैं जो कि जीके जीएस मस्ती के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, इसमें आंसर भी दिया गया है। आप हम हमारे टेलीग्राम जो है जीके स्टडी बाय एजुकेशन पर डाल देंगे, ठीक है ना। आप इससे जो है वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड करके फिर से जो है आप देख सकते हैं, ठीक ना। और वीडियो के माध्यम से भी आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। जय हिंद। आज इतना ही रखते हैं क्लास को।
और आप लोग जो है इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक ना फ्रेंड्स, चलिए।